अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम लिविंग वर्ड इन टाइम के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग वर्ड इन टाइम एंड लिविंग वर्ड इन स्पेस, ये दोनों टॉपिक्स एक ही चीज़ का थॉट देती हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। बस इनमें फ़र्क जो है वो ये है कि हम लिविंग वर्ड इन टाइम में ये पढ़ते हैं कि किस टाइम में कौन से ऑर्गेनिज़म्स इवॉल्व हुए और वो धरती पर आके डेवलप हुए, जबकि लिविंग वर्ड इन स्पेस में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जब इवॉल्व हुए तो उन वो कैसे हैबिटेट्स में रहे, इकोसिस्टम्स में और बायोम्स वगैरह में रहने लगे। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो एक ही चीज़ नैरेट करती हैं, वो ये कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स या लाइफ जब अर्थ पर शुरू हुई तो सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे वो यूनिसेलुलर थे। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो थे उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया और फिर वो मल्टी सेलुलर बने और उनमें डाइवर्सिटी आ गई। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, लिविंग वर्ड इन टाइम। अब बेसिक वही चीज़ जो है पिछली वाली वही पढ़ने को मिल रही है, वो ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म सबसे पहले आए। मतलब ये कि जब लाइफ आई तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के शेप में नहीं आई बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स के शेप में आई। और दूसरी बात वही बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया तो उनमें चेंजेस आए और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में डाइवर्सिटी पैदा हो गई। अब जो ये टाइम चार्ट दिया गया है इसकी मदद से हम ये पढ़ेंगे कि कौन से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स कौन सी एजेस कौन से एराज़ में डेवलप हुए और वो कैसे इस अर्थ पर रहने लगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि ये टाइम चार्ट हम तक पहुंचा कैसे, और इस टाइम चार्ट में हम मुख्तलिफ़ और एराज़ में या मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स को कैसे रख रहे हैं। तो बात सिंपल है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पहले ज़िंदा थे और वक्त रहते जब उनकी डेथ हो गई और जब हम ज़मीन को डिग करते हैं तो उनके रिमेन्स जो हैं उनके बॉडीज़ में जो भी चीज़ें रहती हैं हम उनको निकाल कर उनकी स्टडी करते हैं। उन रिमेन्स को जो कि ऑर्गेनिज़म्स के हमें मिलते हैं हम उनको कहते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स बेसिकली उन ऑर्गेनिज़म्स के या उन लिविंग मटेरियल्स के रिमेन्स होते हैं जो कि माजी में कभी ज़िंदा थे पर वो मर गए और ज़मीन के नीचे दब गए। अब हम इस टाइम चार्ट को भी समझेंगे और कैसे मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स कैसे मुख्तलिफ़ एजेस में आए हम ये भी पढ़ेंगे। पर इससे पहले हम फॉसिल्स की स्टडी को थोड़ा फोकस करेंगे। हमें ये तो पता है कि फॉसिल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के रिमेन्स हैं जो भी डाई कर गए माजी में, पर इसको स्टडी कैसे किया जाता है और इन फॉसिल्स की बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के कैसे थे और उनकी एजेस क्या थी ये कैसे स्टडी किया जाता है हम पहले ये पढ़ते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए दो टेक्निक्स हमारे पास है। सबसे पहली तो टेक्निक जो है वो है जियोलॉजी के थ्रू फॉसिल्स को पढ़ना। अब जियोलॉजी क्या है? जियोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसका मकसद है अर्थ को स्टडी करना। यानी जियोलॉजी में हम अर्थ को स्टडी करते हैं, चाहे अर्थ में हमारे पास रॉक्स या हार्ड सरफेस आ जाए अर्थ का या फिर वाटर वाला सरफेस आ जाए, हम अर्थ को साइंस के पर्सपेक्टिव से या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर आपने देखा होगा कि जो भी कोई पुराना पत्थर आपको मिले तो उसमें ऐसे जो लेयर्स हैं ये आपको दिखेंगी। अब ये लेयर्स क्या है? ये लेयर्स बेसिकली सेडिमेंट्स होते हैं। ये जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ आपको, ये सेडिमेंट्स होते हैं। अब ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ये सेडिमेंट्स रॉक्स की वो लेयर्स होती हैं जो कि वक्त रहते बन जाती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और एलिमेंट्स विद देम। यानी या तो एलिमेंट्स के मिलने से या फिर ऑर्गेनिक मैटर के मिलने से रॉक्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उनकी ऐसे लेयर्स बन जाती हैं, जिससे ये एक यहाँ पर है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी और ये पांचवी एंड सो ऑन। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं यानी रॉक के सरफेस की तरफ जाएं तो आपको न्यू लेयर्स जो हैं वो मिलेंगी। अगर आप इसके डीप में जाएं यानी इसके सेंटर की तरफ जाएं, या अगर आप किसी माउंटेन को देख रहे हैं तो अगर आप इसके डीप में देखेंगे तो भी आपको ये ऐसी लेयर्स मिलेंगी। तो डीप वाली लेयर्स जो है हम इन्हें ओल्ड लेयर्स कहते हैं, जबकि
जो शैलो आपको मिलती है, यानी कि जो करीब करीब मिलती है किसी भी रॉक या माउंटेन के सरफेस के, हम उन्हें न्यू लेयर्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करने का, ऑर्गेनिज़म्स के फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं उनको स्टडी करने का, कि जियोलॉजिकली हम उन्हें स्टडी करें और उनकी एज का पता लगाएं। हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखें, आपको मैंने बताया कि जो लेयर्स हैं, अगर आप डीप जाएंगे तो वो ओल्डर लेयर्स हैं, अगर आप और रॉक या किसी माउंटेन के सरफेस पर ही होंगे तो वो न्यू लेयर्स होगी। अब होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक ब्रश है, और ये ब्रश जो है ये आप किसी भी सरफेस पर या किसी टेबल पर आप रख दें, अर्थ के सरफेस पर या फिर टेबल पर आप रख दें, और इसको 2-3 दिन के लिए आप छोड़ दें इसे ही। तो 2-3 दिन के बाद जब आप लौटेंगे तो आप देखेंगे कि इस ब्रश के ऊपर कुछ धूल या मिट्टी जम गई होगी। ठीक है, अगर आप इस ब्रश को यहीं पर ऐसे ही छोड़ दें तो ये ब्रश यहीं पर पड़ा होगा फॉर जितनी देर तक आप इसे छोड़ें, चाहे 1 साल तक छोड़ें, 10 साल तक छोड़ें या 100 साल तक। बहरहाल अगर आप इसको 2-3 साल तक या 2-3 हज़ार साल तक आप इसे छोड़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ये ब्रश जो है इसके ऊपर कुछ लेयर्स बन गई है, और ये भी उन लेयर्स में जो है वो दब गया है। क्यों? क्योंकि ब्रश के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर था, और वो ऑर्गेनिक मैटर जो है जब इस धूल से जो कि इसके ऊपर जम गई थी, जब उसके साथ अक्यूमुलेट हो गया तो एक सेडिमेंट, एक लेयर बन गई जो कि हार्ड हो गई और रॉक की शेप में बनने लगी, और रॉक का शेप जो है वो इख्तियार करने लगी। ठीक ऐसे ही ऑर्गेनिज़म्स के साथ भी होता है। अगर ये ऑर्गेनिज़म आपको डीप में मिलता है तो ये ऑर्गेनिज़म बहुत पुराना है। अगर ये आपको डीप में नहीं मिलता, थोड़ा ऊपर मिलता है, रॉक के सरफेस के साथ या बीच में ही मिलता है, तो ये ऑर्गेनिज़म इतना पुराना नहीं है। अच्छा जी, ये तो हो गया एक। अब दूसरी जो टेक्निक है, दूसरा जो वे है किसी भी फॉसिल को ढूंढकर उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए, वो है कार्बन डेटिंग का। अब कार्बन डेटिंग क्या है? ये बेसिकली एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक जो कि यूज़ होती है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की एज को डिटरमाइन करने के लिए जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद हो। अब होता क्या है कि आप देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनके आइसोटोप्स मिलेंगे। जस्ट लाइक देम C14 जो है वो कार्बन का एक आइसोटोप है जो कि रेडियो एक्टिव है। अच्छा, होता ऐसा है कि अर्थ के इन्वायरमेंट के अंदर कुछ रेज़ आते हैं स्पेस से, वो रेज़ आकर अर्थ के इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो गैस है जो कि है नाइट्रोजन, जो कि एलिमेंट है नाइट्रोजन, ये इस नाइट्रोजन को N14 बना देते हैं। मतलब ये कि ये इस नाइट्रोजन को एक आइसोटोप में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम N14 के नाम से जानते हैं, और ये जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो भी हैं वो रेडिएशन से इमिट करते हैं। ठीक है, अब ये N14 जो है ये आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है C14 के अंदर। ठीक, अब C14 हमें एक नया आइसोटोप मिला कार्बन का, जबकि C12 जो है ये हमारे पास पहले से ही इन्वायरमेंट में मौजूद था। अब कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाए तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है। मतलब ये कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी CO2 है उसमें C14 भी मौजूद है और C12 भी मौजूद है। अब इन टर्न क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, और फिर वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एनिमल्स खाते हैं, जिससे कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, फिर उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स खाते हैं और उनको दूसरे, और ऐसे ही एक चेन चलती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स बनाते हैं बेसिकली वही ऑर्गेनिजम्स वही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सब ऑर्गेनिज्म खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट ने तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया था उसमें C14 भी था, C12 भी था। तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म
प्लांट से अपनी न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनके अंदर भी C14 जा रहा है। ठीक है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज़म, कोई एनिमल ज़िंदा है तो वो C14 को लेगा कॉन्स्टेंटली। अगर वो डाई कर जाएगा तो वो C14 को लेना बंद कर देगा। ऑन द अदर हैंड C14 क्या करता है, ये रेडिएशन इमिट करता है। मतलब ये कि अगर कोई ऑर्गेनिज़म आज मर जाता है तो इसके अंदर जो C14 मौजूद है वो इमिट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि इसकी जो क्वांटिटीज़ है वो कम होती जाएंगी। ठीक है, इसकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कम होती जाएगी। 5730 साल हाफ लाइफ होती है C14 की। मतलब ये कि आइसोटोप्स जितने भी होते हैं उनकी एक हाफ लाइफ होती है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद उनकी क्वांटिटीज़ कम हो जाती है। जस्ट लाइक दिस C14 की भी कुछ हाफ लाइफ होती है जो कि है 5730 साल। मतलब ये कि अगर आज कोई ऑर्गेनिज़म डाई करता है तो 5730 साल बाद अगर आप उस ऑर्गेनिज़म को देखेंगे तो उसके अंदर जो कार्बन का C14 का जो अमाउंट होगा वो हाफ होगा। अगर आप इसको और ज़्यादा रख कर देखेंगे 5730 साल तो आपको और ज़्यादा C14 का अमाउंट कम मिलेगा। जस्ट लाइक दिस ये चीज़ चलती जाएगी और कहा जाता है कि 50,000 साल तक, 50,000 ईयर्स तक जो C14 है वो किसी भी एलिमेंट, वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रह सकता है। और 50,000 साल के बाद ये C14 जो है ये कम्प्लीटली इमिट आउट हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल जाता है। मतलब ये कि 50,000 साल से पहले अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनिज़म में, उस फॉसिल्स में आपको C14 मिलेगा। अगर आप 50,000 साल के बाद देखेंगे तो C14 नहीं मिलेगा। और यही चीज़ हमें हेल्प करती है फॉसिल्स की स्टडी में। जितने आइसोटोप्स C14 के कम होंगे उतना ओल्ड जो है वो ऑर्गेनिज़म की या फॉसिल की एज होगी। ठीक है, तो 50,000 साल के अंदर जो भी फॉसिल्स हैं उन फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम एक तो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज़म या किसी फॉसिल की एज हमें 50,000 साल से भी ऊपर मिलती है, मतलब उसमें C14 का कोई अमाउंट नहीं होता, तो फिर हम वही अपना पुराना वाला रॉक्स और सेडिमेंट्स की जो टेक्निक है हम उसे इस्तेमाल करेंगे फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, तो ये यहाँ पर कुछ टाइम चार्ट भी है, इसे हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। और जियोलॉजिकल टाइम चार्ट हमें बताता है कि कोई फॉसिल जो हमें मिलते हैं हम उनकी एज डिटरमाइन करके ये पता करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज़म जो है वो कब इवॉल्व हुआ, कब पैदा हुआ और कैसे चल रहा है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन वगैरह है वो कितनी फैली है एंड सो ऑन। तो अगर आप पहले एरा को देखें, ये आपका जो टाइम चार्ट है वो नीचे से शुरू होता है, ऊपर से नहीं। अगर आप बिल्कुल नीचे से देखें तो आपको एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट मिलेगी जो कि यहाँ पर आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप 2000 मिलियन ईयर्स अगर देखें तो आपको प्रोटेरोजोइक एरा मिलेगा। प्रोटेरोजोइक एरा में सबसे पहले आपको फंगी और अलगई जैसे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इवॉल्व होते मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको फंगी और अलगी मिलेगा। अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो नया एरा शुरू हो जाएगा जिसे हम पैलेओज़ोइक एरा कहते हैं। पैलेओज़ोइक एरा शुरू होता है कैम्बियन पीरियड से और ये ख़त्म होता है परमियन पीरियड पर। अब पैलेओज़ोइक एरा में आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनकी स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगी, जिसमें आपको फर्न्स भी मिलेंगे, आपको जिम्नोस्पर्म्स भी मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। और अलगेई तो वैसे ही इनिशिएट हो गए थे प्रोटेरोजोइक एरा के अंदर। उसके बाद एनिमल्स में आपको इन्वर्टिब्रेट्स मिलेंगे, आपको फ़िश मिलेगी, एम्फीबियंस मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे और मैमल्स मिलेंगे। अब आप थोड़ा अगर इस वाइड जो यहाँ पर जगह है वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये जो जगह है ये इंडिकेट करती है कि
इस ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन जो है वो इस दौर में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। ठीक है, जैसा कि अभी ये जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो इनिशिएट हो रहे हैं पैलियोज़ोइक एरा में, और इनिशिएट होते ही इनकी पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये जो है वाइड जो प्लेस है यहाँ पर, ये इस चीज़ को शो करता है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज्ड थी। ठीक है, जस्ट लाइक देम रेप्टाइल्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, एम्फीबियंस भी इंक्रीज़ हो गए और इन्वर्टिब्रेट्स भी थोड़े इंक्रीज़ हुए, फिश भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई, पर फिर डिक्रीज़ हो गई इनकी पॉपुलेशन। इन्वर्टिब्रेट्स की भी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गई। अलगई और फंगई तो पहले इवाल्व हुए ज़्यादा तेज़ी से, फिर वो कम होते गए। जस्ट लाइक देम फर्न्स जो है वो भी इंक्रीज़ हुए पहले, और मेसोजोइक एरा में आकर उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम होना शुरू हो गई। जस्ट लाइक देम रेप्टाइल्स जो है वो पैलियोज़ोइक एरा के अंदर शुरू हुए और मेसोजोइक एरा तक उनकी पॉपुलेशन तमाम इंक्रीज़ थी, पर फिर वो सेनोजोइक एरा के अंदर उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। जस्ट लाइक देम बर्ड्स मेसोजोइक एरा के अंदर शुरू हुए और सेनोजोइक एरा के अंदर इनकी डेवलपमेंट हुई और ये बढ़ने लगे। जस्ट लाइक देम मैमल्स हैं जो कि पैलियोज़ोइक एरा में शुरू हुए थे, जो सेनोजोइक एरा के अंदर भी इनकी पॉपुलेशंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ऐसे ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट है जो कि बताता है हमें तकरीबन 3000 मिलियन ईयर्स से लेकर 70 मिलियन ईयर्स तक जितने भी ऑर्गेनिज़म्स इवॉल्व हुए हैं, जितने भी पैदा हुए हैं, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई हमें इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के ज़रिए पता चलता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।